गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है। कोरोना के केसेस वापस बढ़ने के कारण फिजिकल क्लासेस ऑफ हो चुकी हैं और अब दोबारा से जो है ऑनलाइन मोड पर क्लासेज होंगी और ऑनलाइन मोड पर क्लासेज जब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास जो है ऑनलाइन मोड पर होगी और उसके लिए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में एल्केन वाला चैप्टर जो है वो आज स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए एल्केन एल्केन क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखिए एल्केन हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, या मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं। अब बात यह है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए सुनिए आप, हाइड्रोकार्बन में जैसा कि दो चीजें आ रही हैं, एक हाइड्रो और एक कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H6 हाइड्रोकार्बन है, यानी जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन जो है वो अगर ऐसे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त होते हैं, संतृप्त का मतलब ये हुआ कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन जो है एक दूसरे से कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्केन। और चूंकि ये सभी जो है एकल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए जो एक कार्बन कार्बन है ये खुली श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये बंद श्रृंखला के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम साइक्लोएल्केन कहते हैं। साइक्लोएल्केन कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में अगर सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं तो वो यौगिक संतृप्त कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन कहते हैं। अगर ये एल्केन अगर खुली श्रृंखला के रूप में होता है, अर्थात इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो उसे हम एल्केन कह देते हैं। और अगर ये बंद श्रृंखला के रूप में होता है, यानी कि अंतिम सिरे जो है वो आपस में अगर जुड़े हुए रहते हैं और एक साइक्लिक रिंग बनती है तो हम उसको साइक्लोएल्केन कह देते हैं। तो हम इस चैप्टर में एल्केन की बात करेंगे, अर्थात खुली श्रृंखला वाले यानी द्विवृत्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन कह देते हैं। जैसे CH4 है, जैसे C2H6 है तो C2H6 में CH3 CH3, C3H8 है, C3H8 में CH3 CH2 CH2। ये जो है ये खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन और संतृप्त है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। चलिए आगे देखिए, इन एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है पैरम और एक है एफिनिस। पैरम और एफिनिस, पैरम का मतलब होता है कम और एफिनिस का मतलब होता है क्रियाशील। कम क्रियाशील।
तो एल्केन जो है वो कम क्रियाशील होने के कारण इन यौगिकों को जो है वो पैराफिन्स भी कहा जाता है। एल्केन कम क्रियाशील इसलिए होती है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये संतृप्त होते हैं, कोई भी दूसरे अणु के जुड़ने के लिए जगह नहीं रहती है, इसलिए ये यौगिक जो है वो कम क्रियाशील होते हैं और कम क्रियाशील होने के कारण इनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। तो ये थी एक एल्केन के बारे में सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स में हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, नामकरण की। नामकरण की बात करते हैं। देखिए एल्केन्स या कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नाम 3 पद्धतियों से दिया जाता है। जो पहली पद्धति थी वो थी रूढ़ पद्धति, दूसरी जो पद्धति थी वो थी व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी जो पद्धति है वो है IUPAC पद्धति। सबसे पहले रूढ़ पद्धति आई। इस पद्धति में क्या किया जाता था, इस पद्धति में कोई भी यौगिक जो है वो जिस सोर्स से मिला है, जहां से वो मिला है उसके आधार पर उसका नाम दे दिया जाता था। जैसे CH4 जो है उसको मार्स गैस कह दिया, उसको क्या कह दिया, मार्स गैस कह दिया। तो इस तरह से जो जहां से मिला उसको उसी आधार पर जो है उसका नाम दिया जाता था, इसमें रूढ़ पद्धति में। उसके बाद व्युत्पन्न पद्धति है। रूढ़ पद्धति में कुछ ही नाम है, वो नाम अपन को क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। जो जनरल आजकल तो जो है सीधा किताबों में जो है वो CH4 को मैथेन लिख देते हैं रूढ़ पद्धति में, इसको मैथेन कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं, तो वो कुछ ही नाम है। फिर व्युत्पन्न पद्धति है। व्युत्पन्न पद्धति में क्या हुआ कि CH4 को मैथेन कह देते हैं। इस मेथेन को आधार मान करके बाकी यौगिकों का नाम इसके आधार पर दिया गया। कैसे कि सब अगर इसमें इस मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा करके और अगर एक CH3 जोड़ दिया जाए, इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो गया, मैथिल मेथेन हो गया। क्या हो गया, सब मैथिल जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, मेथेन से जुड़ा हुआ है, तो मैथिल मेथेन। अगर इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटा करके और 2 CH3 जोड़ दिए जाए तो सब ये मेथेन था, इसमें 2 CH3 जोड़ दिए तो इसका नाम जो है वो डाईमेथिल मेथेन कर दिया। अगर इसमें से इस हाइड्रोजन हटा करके 3 हाइड्रोजन हटा के 3 CH3 जोड़ दिया जाए तो सब ये मेथेन था, इस मेथेन में 3 CH3 जोड़ दी तो ट्राई मेथिल मेथेन। और अगर इस CH4 से 4 हाइड्रोजन हटा करके 4 CH3 जोड़ दिए जाए तो वो सब ये मेथेन था और इस मेथेन से क्या कर दिया हमने, 4 हाइड्रोजन हटा के 4 CH3 जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये टेट्रा मेथेन तो व्युत्पन्न पद्धति क्या है, व्युत्पन्न पद्धति में क्या किया गया कि सब एक जो है इसको आधार मान लिया गया, ये मेथेन है और इसमें से हाइड्रोजन हटा करके जो जो ग्रुप जुड़ते जाए उन्होंने ग्रुप का नाम पहले लिख दिया और बाद में इसको मेथेन से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कि मेथेन लिखते चलेंगे। तो डाईमेथिल मेथेन, ट्राईमेथिल मेथेन, टेट्रामेथिल मेथेन। तो ये दोनों पद्धतियां वो नामकरण की जो है सही पद्धतियां नहीं है, सही साबित नहीं हुई। इससे हम कुछ यौगिकों के नाम तो दे सकते हैं लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे फिर इसका नाम देना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पद्धति है नामकरण की, जो नोमेनक्लेचर की जो सबसे अच्छी जो है मेथड है और वो है IUPAC सिस्टम।
आईयूपीएसी सिस्टम जो है वो एक इंटरनेशनल, यानी कि आईयूपीएसी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संगठन है। इस संगठन के द्वारा जो है वो कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं और उन नियमों के आधार पर यौगिकों का नाम दिया जाता है। तो अब उन नियमों के आधार पर यौगिकों का नाम दिया जाएगा तो उस नाम को हम इंडिया में देखेंगे तो भी कोई नाम रहेगा, उसको अमेरिका में जाके देखेंगे तो भी कोई नाम रहेगा, कहीं भी जाके देखें उसमें उसका नाम परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम है नामकरण का, तो इंटरनेशनल सिस्टम है तो हर देश में ये लागू है। तो कहीं भी हम किसी भी यौगिक का नाम जो है आईयूपीएसी से दिया हुआ नाम सेम ही मिलेगा। तो जबकि ये अलग अलग हो सकते थे, इसलिए नामकरण को जो है एक रूपता प्रदान करने के लिए जो है इस जो है सिस्टम का जो है डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए ये क्या है, ये मैंने कहा कि कुछ नियमों के आधार पर नाम दिए जाते हैं। तो वो नियम क्या है, अगर उनको हम समझ ले तो हम आसानी से नाम लिख सकते हैं। तो चलिए आईयूपीएसी पद्धति की बात करते हैं। देखिए आईयूपीएसी पद्धति की बात करते हैं। पहला नियम, आईयूपीएसी पद्धति से किसी भी यौगिक का नाम जब हम देंगे, हम बेसिकली नोमेनक्लेचर एल्केन का पढ़ रहे हैं, तो एल्केन का जब नाम देंगे तो सबसे पहले उस यौगिक में लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। जैसे ये कार्बन श्रृंखला है तो हम जब नाम देंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जो एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच हो। देखिए अगर ये कार्बन की श्रृंखला, तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन देखिए इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो सब 1 2 3 4 5 कार्बन हुए, मतलब मैं तो यो की बजाय यो कर रहा तो 1 2 3 4 5 ऐसे भी 5 ही आएंगे। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बजाय जो है वो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों में ही 5 कार्बन आ रहे हैं, तो ये वाला और ये वाली संख्या दोनों सेम ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हमको लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 ही कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 तो भी 4 कार्बन। अगर इसको सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 तो ये 5 कार्बन हुए। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हम करेंगे तो हमारी श्रृंखला हो जाएगी ये। बोलो सब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये तो भाई इसको भी शामिल कर लें, एक कार्बन और बढ़ जाएगा। नहीं, तो जो हम ये कह रहे हैं कि एक बार जिस साइड में आगे बढ़ गए तो वापस नहीं मुड़ सकते, यूं चलते चलते यहां पहुंच गए तो वापस नहीं मुड़ सकते उसी चीज। तो एक बार की जो डायरेक्टली कनेक्ट हो, लगातार ऐसे कार्बन जो लगातार सीधे कनेक्ट हो, हम उन्हीं को जो है वो श्रृंखला में शामिल करेंगे। तो डायरेक्टली कनेक्ट कार्बन एटम को श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन की लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया है। तो सबसे पहला नियम क्या है आईयूपीएसी का, कि नामकरण देने से पहले सबसे पहले जो यौगिक हमको दिया गया है जिसका नाम हमको लिखना है, उसमें सबसे पहले लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। और वो किस तरह से करते हैं वो हमने कर लिया। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लूं, देखिए अब हमें इसमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। मैं अगर इस श्रृंखला का चयन करता हूं इसका, तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। अगर मैं इसका करता हूं तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन का। मैं अगर इसका करता हूं यूं तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन की। अगर मैं इसका करता हूं 1 2 3 4 5 तो ये भी 5 कार्बन की चयन। मैं अगर इसका करता हूं 1 2 3 4 5 तो ये भी 5 कार्बन की चेन। यानी कि मैं इसको करूं सेलेक्ट, इसको करूं, इसको करूं,
इसको सेलेक्ट करो या इसको सेलेक्ट करो, ये सारे के सारे जो हैं वो 5 कार्बन की चेन हमको मिल रही है। बोले सारे सब 5 कार्बन के तो कोई सी भी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं। फिर ऐसी स्थिति में क्या करोगे कि जब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 2 हो, 2 या 2 से अधिक हो, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी, 2 या 2 से अधिक हो। अगर एक ही और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला तो हम उसको सेलेक्ट कर ही लेंगे जैसा कि यहाँ हो। लेकिन अगर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हैं और उनकी संख्या 2 या 2 से अधिक आ गई तो ऐसी स्थिति में हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो। ये सब प्रतिस्थापी क्या होता है, जब हम कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाहर जो बच जाते हैं, जो ग्रुप से जो कार्बन उस चेन के बाहर रह जाते हैं उनको हम प्रतिस्थापी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। तो ये प्रतिस्थापी क्या होता है ये समझ में आ गया। तो देखिए, तो अगर 2 या 2 से अधिक लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखलाएं बन रही हो तो हम उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या सर्वाधिक हो। अगर मैं इस श्रृंखला का चयन करता हूं सीधी वाली का, तो देखिए प्रतिस्थापी जो है एक ये होगा और एक ये होगा, 2 प्रतिस्थापी होंगे। अगर मैं इसका चयन करता हूं तो ये एक ही प्रतिस्थापी हो। अगर मैं इसका चयन करता हूं तो ये 1 और 2 प्रतिस्थापी होंगे। अगर मैं इसका चयन करता हूं तो ये और ये 2 प्रतिस्थापी होंगे। तो कुल मिलाकर के 2 प्रतिस्थापी वाली देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका चयन करता हूं तो ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन का प्रतिस्थापी बच गया है। अगर मैं इसका चयन करता हूं तो भी 1 कार्बन और 2 कार्बन का प्रतिस्थापी बचा, यानी कि चयन वो ही है, केवल उसका डिजाइन बदल रहा है। तो जब 2 प्रतिस्थापी, हमें क्या मिल रहा है साहब, बोल साहब 2 प्रतिस्थापी वाली मिल रही है। एक चयन ऐसी थी, मैं अगर इसका चयन करता तो 1 प्रतिस्थापी मिलता और इसका कर रहा हूं तो 2 प्रतिस्थापी मिल रहे, तो हमें 2 प्रतिस्थापी वाली चयन का सिलेक्शन करना होगा। वो सब 2 प्रतिस्थापी वाली चयन भी जो है वो ज्यादा है, 2 या 2 से अधिक है, तो आप सेम मिलेंगी, या तो आपको सेम में मिलेंगी, या उनमें कुछ डिफरेंस मिलता है तो प्रतिस्थापियों की संख्या में मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज वो सेम ही मिलेंगे। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो भी 2 प्रतिस्थापी मिलेंगे, चेन जो है वो सेम रहेगी, 5 कार्बन की रहेगी, 2 प्रतिस्थापी, 1 कार्बन का 2 कार्बन का है। इसमें भी चेन 5 कार्बन की है, 1 प्रतिस्थापी 1 कार्बन का, 1 प्रतिस्थापी 2 कार्बन का है। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय ये ध्यान रखना है कि साहब हम उस लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। अगर लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला 1 से अधिक है तो उसका चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम। चलिए, पहला नियम हुआ लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। दूसरा नियम कहता है सब हम अंकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे कि लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का जो चयन किया है उसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग का मतलब किसी एक सिरे से शुरू करेंगे और एक कार्बन को, प्रत्येक कार्बन को नंबर देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, इसमें या तो इधर से शुरू कर सकते हैं या इधर से शुरू कर सकते हैं। इधर से शुरू करते हैं तो देखिए इसको 1, इसको 2, इधर से शुरू करते हैं देखिए इधर इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4 और 5, ये नंबरिंग मिलेगी। अगर इधर से शुरू करते हैं तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 की बात एक ही, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, इधर से करो इधर से करो, नंबरिंग करती है। अब सब इसकी बात करते हैं, इसकी बात कर नंबरिंग का इधर से करते हैं तो देखिए इसको 1, 2, 3, 4, 5, और अगर इधर से करते हैं तो इसको 1, इसको 2, इधर को 3, 4, 5, ये 2 प्रकार की नंबरिंग। अब देखिए ये नंबरिंग करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को नंबर मिला है 4, प्रतिस्थापी कौन से कार्बन में हो गया, 4 नंबर से, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी को नंबर मिला है 2। तो अगला नियम सुनिए नंबरिंग के कि सब नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। इधर से की तो नंबर मिला 4, इधर से की तो नंबर मिला 2, तो ये वाली क्या हो गई, गलत हो गई, यानी कि ये गलत हो गई, ये नहीं होगी नंबरिंग इधर से, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ताकि प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, अगर इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, इधर से करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5। बोल साहब इसमें तो ऐसा हुआ
इधर से कर रहे हैं तो भी प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिल रहा है, इधर से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापी को 3 नंबर मिल रहा है। अब इधर से करें, अब इधर से भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, कहीं से भी कीजिए, प्रतिस्थापी को बराबर अंक मिल रहा है तो नंबरिंग दोनों ही तरफ से कर सकते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं। अब इसमें नंबरिंग है, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर से करते हैं तो एक प्रतिस्थापी तो ये है और एक प्रतिस्थापी है ये, तो इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को नंबर 3 मिलता है और इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को नंबर 3 ही मिलता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को नंबर 4 मिलता है और इधर से करते हैं तो इस प्रतिस्थापी को नंबर 2 मिलता है, तो नंबरिंग होगी इधर से, ताकि इस प्रतिस्थापी को क्या हो, न्यूनतम अंक मिले, तो नंबरिंग इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5। बोल सर अगर ऐसा होता कि इसका भी नंबर चेंज हो रहा होता दोनों तरफ से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रथम प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक, इधर से या तो प्रथम प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो प्रथम प्रतिस्थापी 3 नंबर पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग क्या होगी, इधर से ही होगी। तो ये हुई नंबरिंग होगी, कोई परेशानी नहीं है। तो हमने 2 चीजें इसमें सीख ली, एक तो क्या सीखा, सब लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना और दूसरा उसमें नंबरिंग करना। इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप लोग 9th कक्षा से ही पढ़ते आते हो कि एक कार्बन जब होता है तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है तो मेथ कहते हैं, 2 होती है तो एथ कहते हैं, 3 होती है तो उसको प्रोप कहते हैं, 4 होती है तो उसको ब्यूट कहते हैं, 5 होती है तो उसको पेंट कहते हैं, 6 होती है तो उसको हेक्स कहते हैं, 7 होती है तो उसको हेप्ट कहते हैं, 8 होती है तो उसको ऑक्ट कहते हैं, 9 होती है तो उसको नॉन कहते हैं, 10 होती है तो उसको डेक कहते हैं। तो ये मूल शब्द हैं, ये आप सब लोगों को पता है। तो देखिए अब नाम लिखते थे, देखिए CH4, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मेथ, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मेथ। और चूंकि ये संतृप्त है इसलिए इसके लास्ट में लगेगा एन, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा मेथ प्लस एन, तो मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। जब 2 कार्बन होंगे, देखिए CH3 CH3, 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जब जुड़े हुए हैं तो ये संतृप्त है, और संतृप्त कार्बन को क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन के लिए जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न जो है एल्केन के लिए होता है वो होता है एन। क्या होता है, एन। तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ प्लस एन, तो दोनों मिला के हो जाएंगे एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। ये एथ ऐसा है, एथेन। तो 2 कार्बन को मिला क्या कहेंगे, एथ, और उसके साथ अनुलग्न एल्केन का लगन एन, तो हो जाएगा एथेन। तो हम नामकरण के जो है बहुत सारे अभी एग्जांपल हम देख लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का एग्जांपल जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।